हेलो एवरीवन। तो हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सेकंड चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया है और ये है थर्ड चैप्टर क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी। बाकी के दो ये आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। डाइवर्सिटी यूट्यूब चैनल पे एनसीईआरटी वाले प्लेलिस्ट में। बाकी का जो क्लास हमने कवर किया था वो लाइव क्लासेस थी, लेकिन ये रिकॉर्डेड है। अब से हम रिकॉर्डेड क्लास ही कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो अपवाह है, क्लास 9th ज्योग्राफी एनसीईआरटी। तो इसके बारे में जानते हैं। अपवाह शब्द एक क्षेत्र, अपवाह शब्द मतलब क्या होता है? एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। और भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है, ठीक है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। और मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी, ठीक है, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। तो क्या है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत हो गया, उच्च भूमि हो गया, दो अपवाह द्रोणी को अलग करती है, उसको हम जल विभाजक कहते हैं। और यहाँ देखिए, एक अपवाह द्रोणी ये है और दूसरा अपवाह द्रोणी ये है। ये दोनों को कौन अलग कर रही है? ये जल विभाजक, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है? अमेजन नदी की है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी, ठीक है। और भारत की कौन सी है? भारत की ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट है, भारत में अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है, ठीक है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय की नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक। यहाँ देखिए, भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। हिमालय की अधिकतर नदियाँ जो है वो बारहमासी होती है, बारहमासी नदियाँ होती हैं, मतलब कि वहाँ सालों भर पानी होता है, ठीक है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है, कभी वहाँ पानी सूखता नहीं है। और क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। मतलब एक बारिश होती है उससे तो पानी मिलता ही है। साथ ही साथ जो माउंट एवरेस्ट पे, हिमालय पर्वत पे, ऊंचे पर्वत पे जो आइस जमा हुआ है, हिम जमा हुआ है, ठीक है, वो पिघलते हैं, उससे भी इनको पानी प्राप्त होती है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इसी पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है, ठीक है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। और ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती है, ठीक है। तीव्र अपरदन क्रिया करती है। ये देखिए, ये गॉर्ज का निर्माण करती है। दो ऊंचे ऊंचे पर्वत के बीच में ये नदी, बीच से ये नदी बह रही है और यहाँ पे यही गॉर्ज, इसी को हम गॉर्ज बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, नदी की विभिन्न अवस्थाएं आपको यहाँ दिखाया गया है। जैसे नदी का स्रोत है, ऊपरी पर्वत से इसका स्रोत उद्गम होता है और ये नदियाँ इस तरीके से वहाँ से बहते हुए आती है। और फिर ये जब मैदान में प्रवेश करती है तो क्या विसर्प का निर्माण करती है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा ये टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से आती है, ठीक है, सर्पिले आकार का। उसके बाद क्या होता है, मैदानी क्षेत्र में ये गोखुर झील भी बनाती है। गोखुर झील क्या होता है, जैसे कि ये विसर्प बनाया ना, तो ये क्या होता है ना, विसर्प धीरे धीरे अपरदन निक्षेपण की वजह से ये धीरे धीरे अलग कट्टा होने लगता है, जिसकी वजह से ये अलग इस तरीके से झील का निर्माण करती है। ये देखिए, ये गोखुर झील यही आपको दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे लास्ट में जब नदी समुद्र में मिलने वाली होती है तो समुद्र में मिलने के पहले ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो देखिए, यहाँ डेल्टा भी बना हुआ है, ठीक है। ये सब हम आगे और भी विस्तार से जानेंगे, इसके बारे में आप ध्यान में रखिएगा।
तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। ठीक है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। ठीक है। हिमालय की नदी की तुलना में जो प्रायद्वीपीय नदी की लंबाई है वो कम है और छिछली भी है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय नदी की अधिकतर नदियां जो है पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो प्रायद्वीपीय की नदी भारत की जो नदी है, हमने देखा दो टाइप की नदी, एक है हिमालय की नदी और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है। तो जो प्रायद्वीपीय नदी जो अधिकतर नदियां हैं वो पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। तो एक एक करके हम नदी के बारे में जानेंगे। यहाँ हम देखते हैं हिमालय नदी के बारे में देखते हैं पहले। तो सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। ठीक है। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं और ये नदियां लंबी है तथा अनेक महत्वपूर्ण बड़ी सहायक नदियां जो है इनमें आकर मिलती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को क्या कहते हैं? नदी तंत्र इसी को कहा जाता है। ठीक है। एक नदी है, मुख्य नदी है, उसमें आकर आसपास के जो भी नदियां हैं उसमें आकर मिलती है और इसी को नदी तंत्र कहा जाता है। तो यहाँ देखिए पहला है सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है और पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। ठीक है। तिब्बत से इसका ओरिजिन है मानसरोवर के निकट से। उसके बाद भी पश्चिम की मतलब मानसरोवर झील से पश्चिम की ओर बहती है। उसके बाद भारत में कहाँ? लद्दाख में प्रवेश करती है, ध्यान में रखना है। ठीक है। और इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है, जो कि हमने देखा गॉर्ज क्या होता है, दो ऊंचे पर्वत होता है, बीच से नदियाँ बहती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में आकर मिलती है। मतलब सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये सब इसमें आकर मिलती है। सिंधु नदी जो है बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम ये पांचों नदियाँ आपस में मिलती है। उसके बाद ये पाकिस्तान में मिठानकोट के पास आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो इसको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये नदी जो है दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी जो है विश्व की लंबी नदियों में से एक है। तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ठीक है। यहाँ देखिए, क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। ठीक है। और इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि सिंधु जल समझौता के तहत भारत मतलब सिंधु दो देश में है ना, पाकिस्तान और भारत। ठीक है। तो इसमें से भारत जो है सिंधु नदी का केवल 20% भाग ही उपयोग कर सकता है, बाकी पाकिस्तान 80% पाकिस्तान यूज करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा।
ये तो हमने देखा सिंधु नदी तंत्र के बारे में। नेक्स्ट है गंगा नदी तंत्र। तो गंगा की मुख्य धारा जो है भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। ठीक है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गंगा जो है कहाँ पे, किस स्थान पे, ठीक है, गंगा जो है किस स्थान पे पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो ये कहाँ हो जाएगा, हरिद्वार के पास। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। कौन कौन सी? यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी जो है हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। तो इसको यहाँ भी, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है कि यमुना नदी जो है गंगा में कहाँ आकर मिलती है। तो इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज जिसको हम बोलते हैं, और ये गंगा के दाहिनी ओर से मतलब बहती है, दाहिनी ओर से आकर मिलती है, मतलब कि ये गंगा की दाहिनी सहायक नदी है। ठीक है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय, ये देखिए उसको मैप दिखाया गया आपको। नेपाल हिमालय से निकलती है और इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ भी आती है। ठीक है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलने वाली मुख्य सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा तथा सोन नदी है। ठीक है, और ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है और इसकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियाँ कैसे और कहाँ गंगा में मिलती है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा जो है पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है और यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, यहाँ नदी दो भागों में बट जाती है। भागीरथी जो हुगली, जो इसकी एक वितरिका है, ठीक है, और दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है और मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिलती है। मतलब यहाँ गंगा नदी दो भाग में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एक भाग जो है बंगाल की खाड़ी में चली जाती है और दूसरा भाग जो है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब कहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसके पहले इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ देखिए, सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाली सुंदरी पादप से लिया गया है और सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा एवं तेज़ी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। तो इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ये देखिए देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है कहाँ पे मिलते हैं, तो देवप्रयाग में। ठीक है, ये देखिए मैप में आपको दिखाया गया है सिंधु नदी यहाँ मानसरोवर के पास से ये पश्चिम की ओर जाती है और ये लद्दाख में प्रवेश करती है सिंधु नदी भारत में। और यहीं से तिब्बत से ही कौन से ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम है, लेकिन ये पूरब की ओर जाती है। पूरब में ये तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहा जाता है और जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश से पहुँचती है इसका नाम दिहांग हो जाता है। और जब ये दिहांग नदी जब असम में पहुंचती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। और जब ये फिर
कहाँ पहुँचती है, बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। और जब बांग्लादेश में ये गंगा नदी से मिलती है तब इसका नाम मेघना हो जाता है। तो इस तरीके से गंगा नदी की अलग अलग नाम है। यहाँ देखिए पाकिस्तान में मिठानकोट के पास ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सारे आपस में मिल जाते हैं पहले, और फिर मिठानकोट पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलते हैं। और सिंधु नदी जो है ये कराची से होते हुए ये फिर अरब सागर में जाकर मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से है। और ये देखिए गंगा नदी यहाँ से देवप्रयाग में आकर कहाँ से, अलकनंदा भागीरथी मिल, ये दो है ना, अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों कहाँ, देवप्रयाग में आकर यहाँ पे मिलते हैं। और तब से इनका नाम गंगा नदी होता है। और गंगा नदी यहाँ से आते हुए इस तरीके से ये कहाँ चले जाते हैं, यहाँ देखिए कलकत्ता के पास ये दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं। एक चले जाते हैं बंगाल की खाड़ी में और दूसरे चले जाते हैं बांग्लादेश में। ठीक है, और बांग्लादेश में जाने के बाद ये किससे मिलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी से। और फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलते हैं तो इनका नाम क्या हो जाता है, मेघना। और उसके बाद फिर ये दोनों मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। लेकिन उसके पहले गंगा नदी में बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ आकर मिलती है। जैसे उत्तर में देखिए ये शारदा नदी, ये घाघरा नदी, ठीक है, और गंडक नदी, कोसी नदी, और दक्षिण से कौन आकर मिलते हैं, ये यमुना नदी। देखिए यमुनोत्री से इनका ओरिजिन है और ये भी इसके समानांतर ही बहते हैं, लेकिन ये फिर आकर यहाँ कहाँ, इलाहाबाद, प्रयागराज में आकर गंगा नदी में मिल जाते हैं। और उसी तरीके से सोन नदी भी है जो कि गंगा नदी में मिल जाते हैं। ठीक है, और भी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। देखिए इधर नर्मदा और ताप्ती नदी, ये दोनों पश्चिम की ओर बहते हैं और ये अरब सागर में गिरते हैं। बाकी नदी ये देखिए महानदी, ठीक है, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, फिर कृष्णा के बाद कावेरी नदी, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यमुना नदी की भी सहायक नदी आपको यहाँ पे दिखाया गया है। कौन कौन सी है यमुना नदी की सहायक, चंबल नदी, बेतवा नदी। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस मैप को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ देखते हैं गंगा की लंबाई जो है 2500 किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। अभी हमने देखा गंगा नदी के अपवाह तंत्र को। अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई जो है वो लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। और विसर्प क्या होता है वो हमने देखा। यहाँ देखिए, क्या आप जानते हैं नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। ठीक है, और ये वेबसाइट का लिंक दिया गया है, यहाँ से आप जा सकते हैं वेबसाइट पे। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के। हमने सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में देख लिया। अब हम जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूरब तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग जो है भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूरब की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर जो कि जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7757 मीटर। नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसे मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इसमें आकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। ठीक है, ये हमने देख लिया है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। लेकिन जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में गंगा नदी से मिलती है तब इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है तिब्बत एक शीतल एवं
तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तिब्बत से होकर जब ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो वहाँ सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। लेकिन भारत में ये, जैसे मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, तो असम के पास ही है मेघालय भी। ठीक है, तो उधर असम में भी बारिश होती है, तो उधर ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से जल में सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? याद कीजिए कौन सा नदी द्वीप है वो नदी द्वीप है माजुली। ठीक है, प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी के जो धारा है उसमें बार बार परिवर्तन क्यों लाती है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक है, जिसकी वजह से नदी की सतह जो है वो बढ़ जाती है और इसकी वजह से ये बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। ठीक, ये तो हमने देखा हिमालय नदी के बारे में। ठीक है, हिमालय नदी में कौन कौन से हैं? गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, और कौन सी हमने देखा? ब्रह्मपुत्र नदी। अब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। तो प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। ठीक है, पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है और पश्चिमी जो घाट है वो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। और प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी जो है वो पूरब की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, डेल्टा क्या होता है हमने देखा। पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत क्या होती है? छोटी होती है। किसकी अपेक्षाकृत? हिमालय की नदी की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये पूरब की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है तथा ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। वहीं हमने देखा कि नर्मदा और तापी नदी जो कि पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, लेकिन ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। ज्वारनद मुख क्या होता है? मतलब कि वहाँ नदी, जैसे कि यहाँ मैदानी क्षेत्र में जैसे कि बाकी जहाँ डेल्टा निर्माण करती है वहाँ अपने साथ जो अवसाद लेकर आती है नदियाँ उसको इकट्ठा कर देती है, निक्षेप करती है, जमा कर देती है, उसके बाद वो चली जाती है समुद्र में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज्वारनद मुख में वो निक्षेप नहीं करती अपने साथ अवसाद, वो डायरेक्ट समुद्र में जाकर मिल जाती है। ठीक है, नर्मदा द्रोणी के बारे में देखते हैं। तो नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है और यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गौड़ से बहती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? तो ये नर्मदा नदी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी है। इनमें से अधिकतर जो है समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है और नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। ठीक है, यहाँ देखिए नर्मदा नदी संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, आप इस योजना के बारे में इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अधिक जानकारी। ठीक है, नेक्स्ट है तापी द्रोणी के बारे में जानेंगे।
तो तापी जो है, तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा की श्रृंखलाओं में है और यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, भ्रंश घाटी क्या होता है, जैसे कि दो पर्वत का निर्माण होता है ना, इस तरीके से। ठीक है, ब्लॉक पर्वत इस तरीके से, लेकिन जो एक नीचे धंस जाते हैं इस तरीके से पर्वत, और यहाँ से ये नदियाँ बहती है और इसी को हम क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। हमने देखा कि नर्मदा नदी जो है वो गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर बहती है, लेकिन तापी नदी जो है वो कहाँ कहाँ, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी बहती है। ठीक है, अरब सागर तथा पश्चिम तट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल नर्मदा तापी नदी ही है जो कि पश्चिम की ओर बहती है, इसके अलावा और भी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती है। और वो कौन कौन सी नदियां हैं, वो है साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गोदावरी द्रोणी के बारे में जानते हैं। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, गोदावरी जो है सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है और यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है और इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में नदी द्रोणी का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। ठीक है, उसके अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वैनगंगा, पेनगंगा। ठीक है, ये सब इसकी सहायक नदी है। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी है। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो गोदावरी नदी। ठीक है, नेक्स्ट है महानदी द्रोणी के बारे में जानेंगे। तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इस नदी की लंबाई कितनी है, 860 किलोमीटर। ठीक है, महानदी की लंबाई कितनी है, 860 किलोमीटर। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखते हैं कृष्णा द्रोणी के बारे में जानते हैं। तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, ये सब इसकी सहायक नदी है। और इसकी द्रोणी जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। नेक्स्ट है कावेरी द्रोणी के बारे में जानेंगे। तो कावेरी जो है पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडनकुल, ठीक है, तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी जो है तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। कौन सी नदी, कावेरी नदी की। यहाँ देखिए, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है और इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है, कावेरी नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत जो है मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, इन सभी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूरब की ओर बहती है, जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी तथा सुवर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, इसको एटलस में आपको देखना है। इसके पहले यह भारत की सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, कुंजिकल जलप्रपात। ठीक है, आप इसका आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। ठीक, नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं
पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका, ये तो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। लेकिन इसका 97% जल जो है लवणीय है, ये भी हम जान चुके हैं। ठीक है, केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं झील के बारे में जानते हैं। तो कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, कश्मीर घाटी और प्रसिद्ध डल झील जो है नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायान, ठीक है, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती तब क्या होता। तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है। ठीक है, लोग घूमने जाते हैं ना, टूरिस्ट लोग घूमने जाते हैं, झील देखते हैं। ठीक है, झील में बोटिंग करते हैं। तो डल झील भी है जो कि क्या है, जहाँ बोटिंग किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की, हाँ, पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों में से झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे क्या कहते हैं, झील कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़े 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 आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर। ठीक है, ये भी झील है लेकिन ये बहुत बड़ा है, इसलिए इसको समुद्र कहा गया है। मृत सागर तथा अरल सागर। ठीक, याद कीजिए हमने मृत सागर के बारे में पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों से भिन्न है। अधिकतर झीलें अस्थायी होती है तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में भी जल पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। ठीक है, एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। गोखुर किसको कहते हैं, अभी हमने देखा था कुछ देर पहले। ठीक है, स्पीट तथा बार रोदिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती है, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। ठीक है, अंतर्देशीय भागों, ये देखिए लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील, जो एक लवण जल वाली झील है। ठीक है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक, मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। यह मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई। ठीक है, या किसी क्षेत्र में शिलाओं तथा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। ठीक, इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुल्लर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, वुल्लर झील क्या है, वुल्लर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। ठीक है, डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकतक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर, ये भाखड़ा नांगल परियोजना है। ठीक है, गुरु गोविंद सागर, गुरु गोविंद सागर पे ही भाखड़ा नांगल परियोजना है। नेक्स्ट है, झीलें जो है मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। ठीक है, एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। ठीक है, झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती है। ठीक है, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है।
नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, इसको देखते हैं। तो संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाओं के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। ठीक है, अपने राज्य के उन शहरों के एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है। किंतु भारत कौन कौन से शहर जो है नदी के, जैसे पटना है गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसी तरीके से आपको और भी नदी के किनारे कौन कौन से शहर है उसके बारे में बताना है। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। ठीक है, यहाँ देखिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के बारे में बताया गया है। तो देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ। ठीक है, वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत है। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं नदी प्रदूषण के बारे में। हमने अभी देखा नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व कितना है। अब हम देखते हैं नदी के प्रदूषण के बारे में जानेंगे। ठीक है, नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इसका आयतन घटता जाता है। ठीक है, दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई है। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है जो नदी के प्रदूषित जल में हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है, उसको भी आपको बताना है। ठीक है, इस तरीके के मेंस में क्वेश्चन आता है। ठीक, बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। ऐसा होमवर्क दिया गया है कि अगर हम बिना स्वच्छ जल का मानव का जीवन कैसा होगा उसके बारे में वाद विवाद करना है, डिबेट करना है। और इससे क्या होगा कि आपका क्या सोचने समझने की कैपेसिटी बिल्ड होगी। तो आप भी इस पर विचार कर सकते हैं या लिख कर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, कि बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस पे आप इससे भी निबंध भी लिख सकते हैं। अब है अभ्यास, क्वेश्चन बनाना है। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो हमने देखा कहाँ स्थित है, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। कहाँ स्थित है ये, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मीठे पानी की झील है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, कहाँ से, अमरकंटक से। ठीक है, नेक्स्ट है कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताना है। ठीक है, सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, पश्चिमी घाट के ढाल। निम्नलिखित में से कौन सी जो है लवणीय जलवायु झील है, कौन सी है, सांबर, वुलर, डल, गोविंद सागर। क्या होगा इसका सही आंसर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, अभी हमने सब पढ़ा है, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो फिर से रिवीजन कीजिए। यहाँ आप पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट भी दीजिए ताकि आपका जो तैयारी है और अच्छी हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो कौन सी नदी, अभी हमने देखा था नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। गोदावरी नदी है सबसे बड़ी नदी। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सी नदी है जो सबसे बड़ी नदी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा, तापी। कौन सी नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। हमने देखा दो नदी थी भारत की, नर्मदा और एक और थी नदी, इसमें नर्मदा तो है नहीं, दूसरी जो थी उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नर्मदा, तापी, महानदी,
कृष्णा, तुंगभद्रा, कौन सा होगा इसका सही आंसर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद उत्तर भी लिखना, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, और इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। यहाँ मिलान भी करना है, तो ये भी आपका होमवर्क है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मिलान करके, ठीक है। वुलर झील, नहीं मिलान नहीं, आप मिलान नहीं करना, यहाँ आपको बताना है कि इन झीलों का नाम जो दिया गया है ना, कुछ झीलें का नाम दिए गए हैं, इन्हें प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलों में बांटिए। आपको इसमें से बताना है कि कौन सी प्राकृतिक झील है और कौन सी झील जो है वो मानव निर्मित झील है, ठीक है। तो आई होप कि ये सब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।